नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप बहुत ही बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी को बहुत संजीदगी से, बहुत सीरियस होकर अपनी तैयारी को कर रहे होंगे। क्रॉनिकल पत्रिका के यूट्यूब चैनल क्रॉनिकल इंडिया पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। ऐसी खबरें, बहुत ही इम्पोर्टेंट योजनाएं, बहुत ही जो अपने एग्ज़ाम्स के रिगार्डिंग होती है, वो चाहे प्रीलिम्स हो, मेंस हो, राइट। तो आप उस सभी जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होते हैं उन टॉपिक्स को लेकर मैं हाजिर हूँ। तो चलिए देखते हैं। पहली खबर जो है वो योजना से संबंधित है। एक योजना PMFBY, राइट। PMFBY यानी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। ये अपनी इस योजना को 9 साल पूरी हो गए, 9th एनिवर्सरी मना रहा है ये, राइट। 9th एनिवर्सरी जो है ये मना रहे हैं। और PMFBY प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की 9 साल कंप्लीट होने का बहुत बड़े मायने में रखता है कि भारत जैसे जो कृषि प्रधान देश है, भारत जैसा जो कृषि प्रधान देश है, राइट। भारत एक कृषि प्रधान, अभी भी एक कृषि प्रधान ही देश है। और कृषि प्रधान मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैक्सिमम जनसंख्या जो है वो गाँव में रहती है और उनकी जो आजीविका है वो कृषि या कृषि से संबंधित चीज़ों से ही आती है। दूसरी बात, शहरों में रहने वाले लोग जो भी है वो भी कहीं ना कहीं, मतलब कहीं ना कहीं क्या, 100% कृषि पे भी अवलंबन है। आजीविका का साधन भले उनका कोई दूसरा हो, मगर ये सारी चीज़ें तो खेती से आनी है। तो ये खेती, कृषि हमारे जीडीपी में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो इसके लिए जो किसान है उनकी लिए, क्योंकि शहरों में रहने वाले लोगों का तो बीमा होता है, उनको जिस कंपनी में काम करते हैं वो कंपनी भी उनको कवरेज दे करती है कि भाई कोई भी अगर मिसहैपनिंग हो जाती है या कोई भी चीज़ ऐसी होती है जिसके कारण उस व्यक्ति को एक कवरेज मिल सके, वो चाहे हेल्थ बीमा हो, मेडिक्लेम जिसे कहते हैं, या लाइव जैसे जिंदगी को कुछ हो जाए तो वो वाली बात है, राइट। अब फसलें जो खड़ी है खेतों में, वो कई बार उनको, अगर मान लीजिए किसी किसान ने अपनी बुआई तो कर दी, फसल उगनी अब उसको काटना है 2 दिन पहले, 2 दिन बाद, और तभी बारिश आ गई, ओला पड़ गया, कुछ चक्रवात आ गया, कुछ भी आ गया, सारी फसल बर्बाद। अब उसका कवरेज कौन करेगा? कोई कवरेज ही नहीं है। तो ये कवरेज करने के लिए जो है फसल बीमा, अब फसल का भी बीमा होगा, ये योजना लाई गई आज के 9 साल पहले, राइट। प्राकृतिक आपदाओं के कारण जो किसानों की फसल खराब होती थी, उसका नुकसान होता था, उस नुकसान के से बचाने के लिए कम से कम, चलो एटलीस्ट, ऑब्वियसली अगर फसल बर्बाद होगी तो प्रॉफिट नहीं होगा, प्रॉफिट तो पूरा लॉस हो गया, प्रॉफिट पूरा चला गया। बट अगर यहाँ बीमा कवरेज है, इंश्योरेंस है, राइट, तो मिनिमम क्या होगा कि जो लागत है, जो कॉस्ट है, एटलीस्ट वो कॉस्ट का कुछ तो मिल जाएगा। तो जहाँ किसान पहले सीधा सीधा माथा पकड़ लेता था कि मेरी तो सारी मेहनत पानी में चली गई, तो अब कम से कम ये मुहावरा बोल नहीं सकता व्यक्ति कि मेरी सारी जो मेहनत है वो पानी में चली गई, क्योंकि नुकसान से बचाने के लिए ये जो योजना शुरू की थी, इसने किसानों को बहुत राहत दी है, बहुत रिलीफ जो है, बहुत रिलीफ इस योजना से किसानों को मिला है। ये 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा शुरू की गई और ये किसानों की जो आय है उसको स्थिर करने के लिए, स्थिर का मतलब ये होता है कि देखिए किसानों की आय कैसे स्टेबल होगी, क्योंकि वो चक्र में फंसते हैं। चक्र में कैसे फंसते हैं? मान लीजिए यहाँ उन्होंने कुछ फसल बोई, राइट, ये फसल यहाँ बोई, अब कोई नेचुरल डिजास्टर हुआ, नेचुरल कैलेमिटीज हुई और ये सारी फसल बर्बाद हो गई, फिर यहाँ पे वो क्या लेंगे? लोन लेंगे साहूकारों से, राइट, क्योंकि यहाँ पे ये फसल जो बर्बाद हुई है, ये फसल, यहाँ पे कोई कवरेज नहीं है, कोई कवरेज नहीं है, राइट। तो ये इसके कारण कहते हैं जो उनकी इनकम है, इनकम तो बाधित हो गई, और अब जो नुकसान है उस नुकसान भरने के लिए जो वो और कहीं से पैसे कमा रहे हैं वो फिर लगा रहे हैं, या कहीं और से जब अगर पैसा कमाया होगा तो वो इस नुकसान भरने में, तो भाई वो प्रॉफिट में कहाँ है? प्रॉफिट में तो छोड़ो, उनकी इनकम भी स्टेबल नहीं है। तो ये सब चक्र को तोड़ने के लिए ये शुरू की गई और फिर किसानों की आय को स्थिर किया गया कि कम से कम आपका, चलो भाई हम आपको नुकसान से तो बचा ही सकते हैं, प्रॉफिट नहीं करा सकते बट नुकसान से बचा लेंगे। फिर आया नवीन कृषि पद्धतियाँ, ऑब्वियसली। तो फिर अब जो क्लाइमेट चेंज है, दुनिया भर में जो ग्लोबल वार्मिंग है, उसके अनुरूप हमें अब क्या करना पड़ेगा?
हमें एग्रीकल्चर, हमें खेती करनी पड़ेगी उसके अनुरूप। तो इसीलिए जो है उन नई कृषि पद्धति को इनकरेज करने के लिए सरकार ने इस फसल बीमा योजना को लागू किया गया, और ये फसल बीमा योजना एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल, इम्पोर्टेंट टूल जो है प्ले कर रही है खेती किसानी में। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जो है पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना जो है उसको 2025-26 तक जारी रखने की मंजूरी दे दी है। ये अभी की लेटेस्ट न्यूज़ है कि अभी जो पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना है इसको फिर से जो है कंटिन्यू करने के लिए 1 साल के, इट्स वेरी रूटीन वर्क राइट, उसको कर दिया है। अगर हम फसल बीमा योजना के बारे में देखें तो ये किसानों को जो अप्रत्याशित प्राकृतिक आपदा के कारण जो नुकसान होता है, वित्तीय संकट से बचाने का मुख्य उद्देश्य तो यही है। उसका सिंपल रीज़न है कि भाई कम से कम उसके अगर 100 रुपये लगे, एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल है, आई एम गिविंग इन अ हाइपोथेटिकल एग्जांपल, समवन मान लीजिए राम सिंह जी है, उन्होंने 100 रुपये खेती में लगाए हैं और उनको ये आशा है कि मेरे 100 रुपये लगने से 150 रुपये में कमा लूँगा, राइट। तो 50 रुपये का तो मेरा प्रॉफिट हो जाएगा सारी लागत वगैरह लगा के। अब पता चला कि वो 100 रुपये की फसल में पानी फिर गया, अब क्या करें? तो कम से कम उनकी जो लागत है 100 रुपये, तो फसल बीमा में एटलीस्ट 70% 80% भी, अगर 80 रुपये भी उनको वापस मिल गए, तो मान लीजिए एक एग्जाम्पल है, हाइपोथेटिकली लीजिएगा एग्जाम्पल के तौर पर। अब यहाँ पे 100 रुपये की क्या थी उनकी इन्वेस्टमेंट थी, इन्वेस्टमेंट 150 वो कमाने वाले थे, यानी कि 50 रुपीज़ क्या था उनका प्रॉफिट, 50 रुपीज़ प्रॉफिट होने वाला था। अब उनकी मेहनत हार्डवर्क, मान लीजिए हम हार्डवर्क लिख देते, कड़ी मेहनत वगैरह सब ये 100 रुपये पे लगी हुई थी। अब हुआ क्या, ये 100 रुपये में उनका 50 रुपये उनका प्रॉफिट आने वाला था और लागत भी मिल जाने वाली थी। अब क्या होगा, अगर फसल बीमा नहीं है, फसल बीमा योजना नहीं है PMFBY, तो क्या होगा, 150 रुपये का नुकसान, ये टोटल क्या हो गया नुकसान, राइट, टोटल हो गया नुकसान। अब कम से कम भाई प्रॉफिट तो नहीं होगा, एटलीस्ट लागत का 80 रुपये तो मिल गया। चलो, जहां नुकसान 150 का होने वाला था वहां नुकसान सिर्फ 20 का हुआ। तो उससे क्या होगा, खेती करने के लिए जो लोगों का मन अब बंद हो रहा है कि नहीं खेती में कुछ रखा नहीं है, बंद करो, खेती वेती करने की ज़रूरत नहीं है, उससे लोग वापस आएंगे और खेती की तरफ मुड़ेंगे और खेती किसानी, और फिर नई कृषि पद्धतियाँ जिसके कारण एक व्यापारिक खेती और बहुत अच्छे प्रोफेशनल ढंग से खेती की जाएगी। तो इसका भी है, फसल खराब होने पर एक व्यापक बीमा कवर मिलता है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य ये सूखा, ड्राउट, बाढ़, ओलावृष्टि, कीट हमलों, इन सभी घटनाओं को, इस तरह के जितने भी घटनाओं के कारण जो नुकसान हो सकता है फसल का, उन सभी घटनाओं को कवर करता है, इन सभी चीज़ों को ये कवर करता है। कहीं बारिश हो जाए, हेवी रेन या सूखा पड़ जाए, बाढ़ आ जाए या ओलावृष्टि हो जाए, ओले भी पड़ते हैं, पता है ना, तो इन सभी चीज़ों पे वित्तीय सहायता प्रदान करने और किसानों को नुकसान से उबरने के लिए ये काम करता है। साथ ही साथ कृषि गतिविधि को भी जारी रखने में ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर पैसा ही हाथ में नहीं रहेगा, मान लीजिए अभी हमने सारी जमा पूंजी लगा के तो फसल बोई थी, फसल अब कटेगी, फिर बेचेंगे तब पैसा आएगा। अब इन बिटवीन ओला पड़ गया, ओले पड़ गए, फसल बर्बाद, तो उससे उबरने के लिए, उस नुकसान को भरने के लिए ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ने काफ़ी बड़ा रोल अदा किया है। उद्देश्य क्या है इसका, खेती में निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए ऑब्वियसली, और आय स्थिर, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आय को स्थिर करने के लिए कि देखिए निरंतरता, अगर यहाँ जो मेरे पास जमा पूंजी थी, मान लीजिए जो मेरी पूंजी थी, ये पूंजी मैंने इन्वेस्ट कर दी, मैंने फसल बो दी, राइट, फसल बो दी, अगर ये मान लो डिस्ट्रॉय हो जाती है, ये पूरी डिस्ट्रॉय हो जाती है, तो यहाँ से मुझे पैसा आने वाला था, मनी, या जिसे हम कहते हैं इनकम, राइट, यहाँ से मुझे इनकम आने वाला था। अब इसमें क्या होगा, इसमें लग गया ब्रेक, क्योंकि यहाँ पे तो फसल क्या होगी, डिस्ट्रॉय होगी। अब जैसे डिस्ट्रॉय होगी, ये पैसा मेरा खत्म, मेरा पूंजी खत्म, राइट, ये मेरा क्या हो गया, खत्म, ये मेरा पैसा पूरा खत्म हो गया। तो इसमें क्या होगा, खेती निरंतर कैसे चलेगी, जब मेरे पास पैसा ही नहीं बचा तो मैं खेती को निरंतर कैसे काम करूंगा, खेती को मैं कैसे कंटिन्यू करता रहूंगा। इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि वो सुनिश्चित किया जाए, और साथ ही साथ आय स्थिर। अब यहाँ क्या होगा, यहाँ अगर डिस्ट्रॉय हो गया और मेरे पास अगर एक टूल है, क्या है,
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना या बीमा मैंने करा के रखा है तो कम से कम मेरा यहाँ इनकम क्या होगा, ब्रेक नहीं होगी, मुझे यहाँ पे कवरेज का पैसा मिल जाएगा, इंश्योरेंस का पैसा मुझे मिल जाएगा। मेरे पास पूंजी भले कम हो मगर मेरी आय जो है जीरो नहीं होगी, मेरी आय स्थिर रहेगी, राइट। किसानों को नवीन और आधुनिक कृषि पद्धतियों को अपनाने के लिए फसल बीमा योजना ने प्रोत्साहित किया है। कृषि क्षेत्र के लिए ऋण का प्रवाह भी सुनिश्चित किया है और साथ ही साथ इस योजना के लिए 69,515.71 करोड़ रुपए आवंटित किए गए बजट में, राइट। कवरेज अधिसूचित क्षेत्र जो रिकॉग्नाइज सेक्टर्स होंगे, रिकॉग्नाइज एरिया होगा, राइट, रिकॉग्नाइज एरिया होगा, उसमें जो है ये अधिसूचित फसल उगाने के लिए बटाईदारों को बोला जाएगा और जो किराएदार किसान रहेगा उन सभी किसानों के लिए पात्र होंगे। किराएदार किसान माने आप जान रहे हो, मान लीजिए मेरे पास खेती है और मैंने किसी को करने के लिए दे दी, उसने मुझे पैसा दे दिया कि सर आप जो है ये 1000 रुपये ले लो और इस साल मुझे खेती करने के लिए आप दे दो, तो मैंने 1000 रुपये ले लिए, खेती उसको दे दी, तो वो व्यक्ति भी फसल बीमा में कवरेज के लिए पात्र रहेगा, इस योजना के लिए पात्र रहेगा, राइट। किसानों की भागीदारी स्वैच्छिक है, वो चाहे तो आ सकते हैं या तो नहीं। गैर ऋणी किसान भी यहाँ आ सकते हैं और उनको 55% तक का हिस्सा उनका वो लोग बनाते हैं, राइट, कुल कवरेज का। और इस योजना में जो है जोखिम है, जो बाढ़, सूखा, चक्रवात भी है, ओलावृष्टि भी है, भूस्खलन भी है, लैंडस्लाइड जिसे कहते हैं, बेमौसम बारिश भी है, जैसे आज दिल्ली में बारिश हो गई, राइट। इस तरह से इन सभी नुकसानों का लिए जो है ये कवरेज प्रदान करता है, बहुत ज़रूरी है। मैं हमेशा अक्सर अपने लेक्चर में क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग की बात करता हूँ। ग्लोबल वार्मिंग के कारण अब कुछ भी नहीं रह गया है, किसी भी दिन बारिश हो सकती है और किसी भी दिन ठंड पड़ सकती है और किसी भी दिन, और साल के तो आप जान ही रहे 2024 मानव इतिहास का सबसे गर्म साल रहा। 1.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ गया। हमने देखा कि किस तरह से वो दुनिया का, मानव सभ्यता का सबसे गर्म साल रहा। कीट रोग और कीट संक्रमण भी और पौधों में पड़ने वाले रोग जो बहुत नेचुरल चीज़ है, उनके द्वारा अगर ऐसा हुआ कि पूरी फसल ही कीट खा गए, ऐसा भी होता है। किसान, हम आप सब किसानों परिवार से आते तो हमें पता है, तो ऐसे में भी ये जो है फसल बीमा योजना जो है कवर करती है और यहाँ इसको पूरा का पूरा कवरेज मिलता है, राइट। लाभ क्या है, एक जो जितने भी सारे जोखिम मैंने गिराए उनमें तो कवरेज प्रदान होता है, उसके साथ साथ जो किसानों की फसल है उसके 2 महीने के भीतर मुआवजा मिल जाए, मतलब 2 महीने के भीतर, विदिन 60 डेज। अगर आज किसी किसान की ऐसा तो किसी के साथ होना नहीं चाहिए, मगर हो गया मान लीजिए, तो 60 दिन के भीतर उनको इंश्योरेंस का पैसा मिल जाएगा, फसल बीमा का पैसा मिल जाएगा। ये त्वरित भुगतान होता है। त्वरित भुगतान वो किसानों को कर्ज के जाल से बचाने में मदद करता है, ऑब्वियसली, क्योंकि उसको घर तो चलाना है ना भाई, घर तो चलाना ही है। तो अगर 60 दिनों के भीतर अगर मुआवजा मिल रहा है तो आप सोच लो, 60 दिनों के भीतर मिलने वाले कवरेज के कारण उनको सीधा सीधा साहूकारों से और जो अदर इंस्टीट्यूट्स है, इनफॉर्मल इंस्टीट्यूट्स जहां ब्याज की इंतहा हो जाती है, उन ब्याज से बचने के लिए, उस कर्ज जाल से बचने के लिए वो बच जाएंगे। इसका ये सबसे बड़ा लाभ है। फसल के 14 दिनों के भीतर जो नुकसान होता है उसको वो कवर करता है, राइट। और साथ ही साथ काटने और फैलाने की स्थिति में भी फसलों के लिए भी ये कवरेज प्रदान करता है। मान लीजिए कोई फसल हमने काट ली और उसको रखा हुआ है बाड़े में और उसका अगर वहाँ कुछ दिक्कत हो जाती है तो उसको भी ये करता है, राइट। और प्रतिकूल मौसम के कारण बुआई अगर रुक जाती है तो भी किसान बीमा राशि में 25% तक की क्षतिपूर्ति की दी जा सकती है। मान लीजिए जैसे अब जब हम छोटे थे, हम और आप, तो आपने देखा होगा कि जून में ही बारिश आ जाती थी। खास करके मैं अपनी एरिया की बात कर रहा हूँ, महाराष्ट्र, साउथ इंडिया की बात कर रहा हूँ, वहाँ 6 जून को बारिश आ जाती थी। अब 6 जून को बारिश आती ही नहीं है, बारिश अब जुलाई में शिफ्ट हो गई है। एक क्लाइमेट चेंज हो गया ना भाई, ग्लोबल वार्मिंग हो रखा है मानवीय हस्तक्षेप के कारण। तो अगर ऐसे कारण, मौसम के कारण अगर बुआई ही, यानी रोपण जिसको हम कहते हैं, प्लांटेशन की काम ही अगर आगे बढ़ गया तो उसमें 25% तक का कवरेज मिल सकता है, राइट। किसान खरीफ फसलों के लिए 2% और रबी फसलों के लिए 1.5%
और जो व्यापारिक वाणिज्यिक या बागवानी फसल होते हैं उसके लिए 5% की दरों पर प्रीमियम का भुगतान करते हैं और बाकी सरकार द्वारा सब्सिडी दी जाती है। इतने ही पैसे जो टोटल कवरेज होगा उसका इतना ही परसेंट किसान देंगे और बाकी सारी की सारी सरकार भरती है, वो सब्सिडी देती है। पूर्वी राज्य, उत्तर पूर्वी राज्य, नॉर्थ ईस्ट, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के किसानों के लिए 100% प्रीमियम का कवर जो है सरकार करती है। साथ ही साथ 2023-24 की बात करें तो कुल कवरेज का 55% हिस्सा गैर ऋणी किसानों का था और इस योजना में काफ़ी लोगों का भरोसा बढ़ रहा है। कुछ राज्यों ने किसानों का जो प्रीमियम योगदान है वो भी माफ़ कर दिया और उनका ऑब्वियसली कुछ राज्य जैसे महाराष्ट्र वगैरह जहाँ किसानों की आत्महत्या और ये बड़ी समस्या है, ऐसे राज्य में जो है सरकार ने वहन किया कि नहीं कोई बात नहीं, आप प्रीमियम का जो भुगतान है वो भी आप मत करिए, हम सरकार भरेगा वो पैसा। और ये बहुत अच्छी बात रही है किसानों को और खेती बचाने के लिए। फसल बीमा ऐप है ये, दिस इज़ द टेक्नोलॉजिकल असिस्टेंट राइट। फसल बीमा ऐप है, किसानों को आसान नामांकन हो सकता है। फसल क्षेत्र के आकलन, उपज विवाद और फसल नुकसान का आकलन के लिए सैटेलाइट इमेजनरी और ड्रोन जैसे अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी इस्तेमाल की जाती है। CCE यानी एग्री ऐप है, फसल काटने के प्रयोग जिसे हम कहते हैं, उसमें एक डेटा को राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल पर सीधे अपलोड करने के मतलब किसान जो है वो सीधा सीधा अपना अपलोड कर सकता है। और साथ ही साथ नुकसान का आकलन में जो है, इसके कारण क्या होता है कि किसान ने अगर वो सीधा सीधा डाटा अपने खुद से अपलोड कर दिया तो उससे जो एनालिसिस है डेटा का, वो डेटा का एनालिसिस बहुत जल्दी हो जाएगा और किसानों को बहुत जल्दी ही अपना पैसा वापस मिल जाएगा। 72 घंटे के भीतर अगर कोई फसल खराब होती है तो उसके 72 घंटे के भीतर नुकसान की रिपोर्टिंग की जाएगी और उस रिपोर्टिंग के कारण जो है बहुत जल्द बहुत तेजी से प्रक्रिया होगी राइट। इस योजना के अंदर अगर बात करें तो फसल 2 महीने के भीतर राइट, जो 2 महीने के भीतर जो है वो दावों पर कार्रवाई की जाएगी अगर फसल बर्बाद होने के 60 दिन मैंने जिसकी बात करी थी, और इसके कारण जो है किसान कर्ज जाल में नहीं फंसेंगे। कृत्रिम बुद्धिमत्ता, मशीन लर्निंग, रिमोट सेंसिंग इन जैसी अत्याधुनिक और आधुनिक तकनीक इस्तेमाल की जा रही है। और इसके कारण क्या होता है कि भाई अगर किसी किसान की मान लीजिए यूपी के एक बुंदेलखंड के एरिया में किसी किसान की फसल खत्म हुई किसी कारण, बाढ़ के कारण या किसी सूखे के कारण, तो आप ये समझ लीजिए कि भाई वो AI टेक्नोलॉजी है, मशीन लर्निंग है, रिमोट सेंसिंग है, ड्रोन है, कितना टाइम लगेगा। अब कोई व्यक्ति अपना बही खाता लेके जा रहा है वहाँ पे और लिख रहा है कि हाँ इतनी फसल कटी, ये हुआ वो हुआ, अब ड्रोन से सारा देख लिया, उसको कंप्यूटिंग में डाल दिया, कंप्यूटर ने अपना दिमाग लगा के चैटबॉट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने उसको एनालाइज किया और रिपोर्ट दे दी 2 मिनट में, हाँ भाई इतनी इतनी फसल खराब हुई है, ये प्रॉब्लम है इसकी। तो इसके कारण जो है तुरंत त्वरित राहत प्रदान की जाती है किसानों को, उसके कारण किसान कर्ज जाल में नहीं फंसते, आत्महत्या की तरह अग्रसर नहीं होते। 2023-24 में जो है लगभग किसान जो माने दुनिया की सबसे बड़ी फसल बीमा बन गई थी ये 2023-24 में, ये अब तक की दुनिया की सबसे बड़ी फसल बीमा मतलब जो कवर करती है ये बन चुकी है राइट। तो अगली न्यूज़ देख लेते हैं। इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिसीज, ये विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण किया है रोगों का, उसका 11वां संस्करण जो है एडिशन जारी किया है अभी, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिसीज। इसका उद्देश्य है जो विश्व भर में स्वास्थ्य पेशेवर द्वारा जो बीमारियों का निदान किया जा रहा है, रोग का जो उपचार किए जा रहे हैं, उसके लिए ये भाषा को मानकीकृत करना है। अपडेट, ये जो अपडेट आया है ये दुनिया भर में स्वास्थ्य प्रणालियों को बेहतर बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ ICD की अगर बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय उपयोग के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO जो है ये विकसित करता है और वैश्विक रोग वर्गीकरण की एक सिस्टमेटिक प्रणाली है, ये सिस्टम है ये राइट। इसकी मुख्य विशेषता क्या है, 2025 का संस्करण ये कार्यक्षमता पर बात करता है कि ये काफ़ी एडवांस है और साथ ही साथ NLP मतलब प्राकृतिक भाषा पर भी, और इस साल लैंग्वेज पे बहुत काम किया गया है, प्रादेशिक भाषाओं में हमारी रीजनल लैंग्वेजेस में भी हमें ये मिल सके, इस पर देखा गया राइट। विश्व स्वास्थ्य संगठन का ये इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट है और ये देश और दुनिया भर में जो स्वास्थ्य रुझान है कि हेल्थ सिस्टम में क्या चल रहा है उसके बारे में ये बात करता है और उसका डेटा जो है वो सारा का सारा डाटा देने का काम करता है।
ये संस्करण त्रुटि को पहचानता है और उसको मजबूत बनाने के लिए कि हम कहाँ लैक कर रहे हैं, उस लैकिंग को दर्शाएगा और बताएगा कि हमें हेल्थ सिस्टम में और क्या करना है। देखिए, हेल्थ सिस्टम इंडिया का सबसे पुअर हेल्थ सिस्टम माना जाता है दुनिया, और मतलब सरकारी मैं बात कर रहा हूँ, तो ये हमें हेल्थ सिस्टम को करने के लिए, क्योंकि पॉल्यूशन है और कई सारे डिसीजेस है उसमें डेटा प्रविष्ट गलतियों को भी कम करेगा और बेहतर वर्तनी सुधार और भाषा भिन्नता की पहचान भी इसमें शामिल की गई है। आईसीडी अगर बात करें तो स्वास्थ्य संबंधी जो विकास है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है, उस दिशा में तेजी लाने के लिए काम करेगा, असमानताओं को दूर करेगा। जो ग्लोबली अगर बात करें ग्लोबली, तो देर इज़ वेरी इनइक्वलिटी है, ग्लोबल असमानता है। भारत में भी आप देखो कि दिल्ली जैसे शहर में अलग हेल्थ सुविधा है, केरल में अलग है, और वही पटना में जो सुविधा मिलती है वो बिहार के किसी सुदूर इलाका में नहीं मिलते हैं। जो रिमोट एरिया है वहाँ आपको ऐसी सुविधाएं देखने को नहीं मिलेगी। तो इन सभी को, इन असमानताओं को लेकर स्वास्थ्य लक्षण जो हमारे ध्येय है, जो हमारे गोल है, उसको प्राप्त करने के लिए WHO के ये 14 जो सामान्य कार्यक्रम है उसकी नींव पर ये बेस है इस आईसीडी रिपोर्ट। साथ ही साथ जो दुनिया भर में जो व्यापक उपयोग आता है, जो प्रदान किया जाता है आईसीडी के बारे में, उस रिपोर्ट को कोडिट डेटा के माध्यम से मानव रोग और मृत्यु की सीमा, कारण और परिणाम, इन सब पर महत्वपूर्ण बात ये रिपोर्ट करती है। अगर बात करें नैदानिक शब्द, यानी जो क्लिनिकल रिसर्च, मतलब जो निदान होता है, मतलब उपचार करना जो होता है, राइट, जो किसी डॉक्टर के पास आप जाते हो तो आपके ऊपर जो उपचार करता है, जो आपको दवाई देता है, राइट, उस के बारे में बात करती है। प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीयक देखभाल, इन बीमारी पर भी स्वास्थ्य रिकॉर्डिंग और आंकड़ों के साथ मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए ये आधार बनता है। भारत में केंद्रीय स्वास्थ्य खुफिया ब्यूरो CBHI और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, इसकी एक एजेंसी है आईसीडी की, और ये WHO के साथ में मिलकर काम करती है। वर्तमान परिदृश्य क्या है अभी का? तो वर्तमान जो प्रयास है उनको अधिक भाषाओं को जोड़ना है, मतलब रीजनल लैंग्वेजेस में भी ये उपलब्ध हो सके। रीजनल लैंग्वेज हिंदी, मराठी, गुजराती, तमिल, तेलुगु और दुनिया भर की और बातें, सेटिंग्स में व्यापक पहुंच बनानी है और उपयोगिता को सुनिश्चित करना है। इसी लक्ष्य को हासिल करने के लिए ICD 11 जो 11 संस्करण है, अब 14 भाषाओं में भी उपलब्ध है। अगर बात करें इसका वर्गीकरण करने का, वो शब्दावली के साथ सहजता से एकीकृत होता है। जैसे हिंदी में जो बोली जाती है, या मैथिली में जो बोली जाती है, या भोजपुरी में या मराठी में जो बोला जाता है, वो वाली बात है। ये ऑर्फनेट, मेडेट्रा और अन्य के साथ काम करता है, और ये अंतर संचालित है, जो इंटर कन्वर्टिबिलिटी होती है उसको स्वास्थ्य डेटा विश्लेषण के साथ रिपोर्टिंग का सपोर्ट करती है। पारंपरिक चिकित्सा के लिए जो एक मॉड्यूल आया है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और साथ ही साथ हम जिसे कहते हैं आयुर्वेदिक, सिद्धा, यूनानी, पंचकर्म जिसे कहते हैं, राइट, पंचकर्म और योगा, जो हमारे 5 आयुष के इंपॉर्टेंट काम है, आयुर्वेद, सिद्धा, यूनानी, पंचकर्म और योगा, इन प्रणालियों को भी ये शामिल करता है। और ये पारंपरिक चिकित्सा सेवाओं को भी ट्रैकिंग करके दुनिया भर में बढ़ाने के लिए काम कर रहा है, राइट। प्रभाव क्या है ICD 11 का? ये स्वास्थ्य नीतियों को प्रभावित करता है, बीमारियों का वर्गीकरण करता है, स्वास्थ्य स्थितियों के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण को भी आकार देता है। व्यक्ति किस प्रकार की देखभाल चाहते हैं हमारी सिस्टम से, किस प्रकार की प्रतिक्रिया देते हैं, किस तरह से इम्यून सिस्टम बीमारियों को काम कर रही है, ऑटो इम्यून विकारों में किस तरह से प्रबंधन हो रहा है। जिस तरह से हम कोरोना से भी लड़ने लगे, कोरोना में के अब देखते हैं कि हर व्यक्ति को कोरोना जैसे लक्षण होते हैं, बट चीज़ें हमारी बॉडी किस तरह से अडॉप्ट कर रही है। क्योंकि अब जो है, मैंने पढ़ाया भी आपको कि गुरेल सिंड्रोम आया, IBM 20 आया, मतलब कई सारे ऐसे जो नए नए वायरस आ रहे, तो हमारी बॉडी किस तरह से उसे रिस्पॉन्ड कर रही है, ये भी चीज़ यहाँ देखी जा रही है। स्वास्थ्य कार्यकर्ता जो है, मतलब जो लीडर्स है, प्रशासनिक अधिकारी हैं, इन सभी के वो जो है, इनको कार्यों के बजाय रोगी कार्य की देखभाल पर अधिक ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, इस पर बात करी गई। उसका रीज़न सिंपल है कि हमारे यहाँ इलेक्शंस के कामों में लगा दिया जाता है या कई और कामों में लगा दिया जाता है। आधुनिक स्वास्थ्य देखभाल में दक्षता ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, राइट। ये सारी चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट इसके अंदर हो जाती है। ठीक है,
तो आज के क्लास जो है हम यही रोकेंगे। सारी की सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंटली मैंने आपको बता दी है, हेल्थ सेक्टर से हो या योजनाओं से हो, तो आप इसको बहुत अच्छे से पढ़िए। इसके अंदर अगर आपको लगता है कि कुछ रह गया है, सर ये नहीं पढ़ा वो नहीं पढ़ा, आप मुझे सीधे सीधे बताइए, हम उन चीज़ों को ऐड करते जाएंगे। बट जब तक आप मुझे कमेंट करके नहीं बताएंगे कि क्लास आपको कैसी लगी, मैं समझ नहीं पाऊंगा कि आपको मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, या आपको किस तरह से कंटेंट में कोई दिक्कत आ रही है आपके समझने में, तो मैं उसमें नेक्स्ट क्लास में उसको और इम्प्रूव करूँगा। तो आप लोग जो सभी लोग जो है क्लासेस को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और कमेंट करके आपकी प्रतिक्रिया ज़रूर बताइए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।